हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम योर अकाउंटिंग सिलेबस, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चैप्टर का नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एंड इस चैप्टर पर आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन आएगा, देयर विल बी कंपलसरी क्वेश्चन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट। तो इसे आपको अच्छे से करना है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। एडमिशन, रिटायर, डेथ में देयर विल बी ऑप्शन कि इधर एडमिशन का सॉल्व करो, रिटायरमेंट का सॉल्व करो, या एडमिशन का सॉल्व करो, या फिर डेथ का सॉल्व करो, मतलब देयर विल बी ऑप्शन। बट इन दिस चैप्टर देयर विल बी नो ऑप्शन, इट विल बी अ कंपलसरी क्वेश्चन, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? तो इन सिंपल language, dissolution is nothing but to close down the business activity of the partnership firm. Partnership firm के business activity को बंद करना, nothing but partnership firm को dissolve करना, उनके सारे assets बेचना and उनसे पैसे लाना, और वो पैसे liabilities के बीच में and अगर बचे तो partners के बीच में distribute करना। That is simple dissolution, nothing but दिमाग में रख लो, dissolution means we are closing down the partnership business। हम हमारे partnership business को, partnership firm को dissolve कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। बंद कर रहे हैं मतलब ताला नहीं लगा रहे, हम उसे बंद कर रहे हैं मतलब परमानेंटली बंद कर रहे हैं। जितने भी एसेट्स बिजनेस की बेचेंगे उसके बदले में पैसा लाएंगे, वो पैसा हम लायबिलिटीज के बीच में पे करेंगे, एंड अगर कुछ पैसा बचा तो फिर हम उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वही काम है डिसोल्यूशन का। बट अब माय सिंपल क्वेश्चन इज कि डिसोल्यूशन क्यों होता है? तो देयर कैन बी एनी रीजन कि आप जो बिजनेस कर रहे हो आउट ऑफ फैशन हो गया, या देर इज ए कंटिन्यूस लॉसेस 3-4 साल से, या जो पार्टनर्स है वो अभी मूड नहीं है उनका बिजनेस करने का, या देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। देर कैन बी एनी रीजन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ बिजनेस, बट प्राइमरीली डिसोल्यूशन हैपन्स बिकॉज ऑफ 2 रीजन, या देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन वी कैन से। वन इज कॉल्ड एज सिंपल डिसोल्यूशन एंड वन इज कॉल्ड एज अ डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी। इन सिंपल डिसोल्यूशन क्या होता है कि सब कुछ अच्छा है, मे बी पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट है, मे बी पार्टनर्स की एक दूसरे के साथ नहीं बन रही है, मे बी दे आर इनटू लॉसेस, मे बी देयर बिजनेस इज आउट ऑफ फैशन, या मे बी द पार्टनर्स बूढ़े हो गए, देयर कैन बी एनीथिंग, बट द पार्टनर आर इन अ सॉल्वेंट कंडीशन। सॉल्वेंट कंडीशन मीन्स अगर कल बिजनेस बंद हो गया एंड लायबिलिटीज ज्यादा है तो पार्टनर अपने घर के एसेट्स को बेच के या घर से पैसा ला के बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो देयर इज अ सॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर आर स्ट्रांग, anybody can contribute into the business if it is needed। कि पैसा कम पड़ रहा है बिजनेस में तो पार्टनर घर से ला के बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट इज सिंपल डिसोल्यूशन, सिंपल, उसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट कॉम्प्लिकेशन अराइज व्हेन देयर इज अ इंसॉल्वेंसी। अगेन इंसॉल्वेंसी में वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी या फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, कि 3 पार्टनर है उसमें से एक इंसॉल्वेंट है, तो फिर क्या होगा? दैट वी हैव टू लर्न। अगर 3 पार्टनर तीनों के तीनों इंसॉल्वेंट है एंड फर्म डिसॉल्व हो रही है तो क्या होगा? दैट वी हैव टू लर्न। इज इट क्लियर? सो वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी में एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है, बाकी के पार्टनर घर से पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिजनेस में, बट जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है वो पैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है या थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट कर सकता है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है, बिजनेस डूब गया, आप वो घर से कुछ नहीं ला सकते हैं, सो दैट इज ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। सो बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, that is closing down of business of a partnership, can happen with any reason। कुछ भी हो सकता है, there can be anything, right? कि नहीं बन रही है, मूड नहीं है, डिसॉल्व करो, हो सकता है। मूड नहीं है, बिजनेस करने का मूड नहीं है, डिसॉल्व करो, हो सकता है, राइट? सब कुछ अच्छा है, मूड नहीं है, सिंपल डिसोल्यूशन, यस और नो। बट 3 पार्टनर थे, ABC, C की इंसॉल्वेंसी हो गई, C इंसॉल्वेंट हो गया, C बैंकक्रप्ट हो गया, तो यू नीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। इट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर। ABC पार्टनर तीनों इंसॉल्वेंट हो गए, तीनों डूब गए, तीनों बैंकक्रप्ट हो गए, तो इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। सो डिसोल्यूशन बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर और इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। इज दिस क्लियर? तो इसलिए डिसोल्यूशन को हमने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है या 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सिंपल डिसोल्यूशन, हमें सम्स भी इसी तरह आएंगे, सिंपल डिसोल्यूशन के सम्स या फिर डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी के सम। अंडर इंसॉल्वेंसी में वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी और ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी के सम्स आ सकते हैं। इज इट क्लियर? तो फिर सम होता क्या है, हमें करना क्या है, तो उसे समझने के लिए हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं ऑन ए सम। दिस इज द फर्स्ट सम विच वी आर गोइंग टू सॉल्व। दिस इज द सॉल्व्ड एग्जांपल 1 या इलस्ट्रेशन 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, राइट? तो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के ये क्वेश्चन निकाल सकते हो, राइट? आप मुझे चुप करा सकते हो बाय पॉजिंग मी, राइट? आपके पास ऑप्शन है, एंड इमीडिएटली टेक्स्ट बुक निकाल सकते हो। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक बाहर निकाली है तो दिस इज योर क्वेश्चन। क्या दिया है पहले से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसका फॉर्मेट रेडी करते हैं,
फिर सॉल्व करते हैं। इज दिस क्लियर? तो क्या कह रहे हैं, रिद्धि एंड सिद्धि आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो हु आर द पार्टनर्स? रिद्धि एंड सिद्धि आर द पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। द फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट, ये उनकी रेगुलर बैलेंस शीट है, दोनों का कैपिटल, रिजर्व फंड, सिद्धिज लोन, सिद्धि इज द पार्टनर। देखो कैपिटल में रिद्धि एंड सिद्धि ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ऊपर भी कहा है रिद्धि एंड सिद्धि आर द पार्टनर्स। तो यहां पर सिद्धिज लोन मतलब पार्टनर्स लोन अकाउंट है। तो इसका क्या करना है, सम सॉल्व करते हुए देखते हैं। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर क्रेडिटर्स है, एसेट्स में बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर लेस आरडीडी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल एंड बैंक बैलेंस। सो दिस इज द रेगुलर बैलेंस शीट। नया क्या दिखा, तो पार्टनर लोन, सिद्धीज लोन अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स में हमने पढ़ा हुआ है, बट यहां पर पहली बार आ रहा है। या हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के सम सॉल्व किए, कभी पार्टनर लोन नहीं मिला, बट डिसोल्यूशन में आ सकता है पार्टनर लोन। तो पहले ही समय जिसमें पार्टनर लोन दिया हुआ है, तो इसका क्या करना है देखते हैं, राइट। तो दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1, राइट। आगे उन्होंने कहा है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2019। फर्म डिसॉल्व हुई कब, 31 मार्च 2019। कैसे, तो एसेट्स रियलाइज एज फॉलो। अब फर्म डिसॉल्व हुई मतलब फर्म बंद करनी है एंड उनके एसेट्स हमें बेचने हैं, तो वही उन्होंने कहा है कि एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज। एसेट्स बेचे एंड मशीनरी बेच के 22,000 आया, बिल्डिंग बेच के 28,000 आया, स्टॉक बेच के 38,000 आया एंड डेटर्स बेच के 15,000 आया। तो वी रियलाइज्ड ऑल दी एसेट्स, राइट। जो एसेट्स थे जो हम बेच सकते थे उन्हें बेच दिया। दूसरा, रिद्धि टुक ओवर इन्वेस्टमेंट ₹10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। तो रिद्धि ने कहा कि फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट बेचने की जगह मैं ले लेती हूँ, ले सकते हैं आप एज अ पार्टनर रादर देन सेलिंग इट टू समबडी एल्स, राइट। मैंने कहा या रिद्धि ने कहा कि मुझे दे दो। रिद्धि ने कहा कि इन्वेस्टमेंट मुझे दे दो, फर्नीचर मुझे दे दो। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ एंड फर्नीचर के लिए मैं बुक वैल्यू यानी कि जितने का फर्नीचर है उतना मैं देने के लिए तैयार हूँ। तीसरा, सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट। तो जो सिद्धि का लोन है हमें बैलेंस शीट में दिख रहा है 4,000। सिद्धि ने कहा कि 4,000 मत दो, 3,000 दे दो, चलेगा। 3,000 देके मैं अपना लोन सेटल कर रही हूँ। फिर चौथा पॉइंट उन्होंने कहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 4,000। अब हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, एसेट्स बेचेंगे, पैसा लाएंगे, उन पैसे को हमें लायबिलिटीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन सारे प्रोसेस में हमारे 4,000 रुपये खर्च हुए। लाइक हमें मशीनरी बेचनी थी, बिल्डिंग बेचनी थी, तो हमने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया, तो उस एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा खर्च हुआ, केस और नो। या ब्रोकर अपॉइंट किया, उस ब्रोकर को पैसा दिया, तो इन सारे खर्चे को हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कहेंगे। एंड चौथी एंड पांचवी एडजस्टमेंट में वो कह रहे इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। तो जो एसेट साइड में दिख रहा है इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000, वो रिकवर नहीं हो पाया, उससे आपको कुछ भी पैसा नहीं मिला। तो इसका क्या होगा, सम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो दिस इज सिंपल डिसोल्यूशन। दिस इज सिंपल डिसोल्यूशन का सम। कैसे पता चला सिंपल डिसोल्यूशन है, क्योंकि यहां पर किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंसी के बारे में नहीं बताया, राइट। आपको क्वेश्चन के टाइटल में देंगे सिंपल डिसोल्यूशन, पढ़ने के बाद समझ में आएगा सारे पार्टनर इज अच्छे सॉल्वेंट कंडीशन में है। उन्होंने यहां पर ऐसा कहा क्या कि सिद्धि बिकेम इंसॉल्वेंट एंड द पार्टनरशिप फर्म वाज डिसॉल्व्ड, या रिद्धि बिकेम इंसॉल्वेंट एंड पार्टनरशिप वाज डिसॉल्व्ड, या रिद्धि एंड सिद्धि दोनों बिकेम इंसॉल्वेंट एंड पार्टनरशिप वाज डिसॉल्व्ड, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो दे हैव नॉट मेंशन यू एनीथिंग अबाउट इंसॉल्वेंसी। इसका मतलब दिस इज अ सिंपल डिसोल्यूशन का क्वेश्चन। ऑल द पार्टनर आर सॉल्वेंट, राइट, नन ऑफ द पार्टनर इज इंसॉल्वेंट। ये हम कब मानेंगे कि पार्टनर इंसॉल्वेंट है, क्वेश्चन में देना हुआ चाहिए, राइट। चलो, तो ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ कि रिद्धि सिद्धि पार्टनर है, उनका फर्म डिसॉल्व हुआ, एसेट बेचे, रिद्धि ने इन्वेस्टमेंट फर्नीचर लिया, सिद्धि ने कहा कि मेरे लोन के बदले में 3,000 दे दो, डिसोल्यूशन के 4,000 खर्चे हुए एंड जो इंटरेस्ट रिसीवेबल था उसका हमें एक भी रुपया नहीं मिला। बट हमें सॉल्व क्या करना है या किस प्रकार सॉल्व करना है, तो उन्होंने कहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट तब भी बनेगा जब हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे। यहां पर हम रीवैल्यू नहीं करेंगे एसेट्स, हम एसेट्स को रियलाइज करेंगे, मतलब बेचेंगे और उसके बदले में पैसे कमाएंगे। सो वी नीड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हम एसेट्स की रियलाइजेशन एंड लायबिलिटीज का रियलाइजेशन की एंट्रीज करेंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिद्धि लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो 4 लेजर बनाने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, हेंसफोर्थ हम कोई भी सम सॉल्व करें, हेंसफोर्थ हम डिसोल्यूशन का कोई भी सम सॉल्व करें, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा ही बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा ही बनेगा। तो फर्स्ट 2 अकाउंट्स बनेंगे ही बनेंगे एंड तीसरा कैश या फिर बैंक अकाउंट बनेगा ही बनेगा। तो 3 अकाउंट हमें ईच एंड एवरी सम में कम वॉट में हमें बनाना ही बनाना है। हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना ही बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ही बनाना है एंड बैंक या फिर कैश। यहाँ पर बैंक है बैलेंस शीट में, इसलिए वो कह रहे हैं बैंक अकाउंट बनाओ, तो बैंक अकाउंट भी हमें कंपल्सरीली बनाना ही बनाना है, राइट। एक्स्ट्रा वो कौन सा पूछ रहे हैं, वो बोल रहे सिद्धि लोन अकाउंट, जो ऊपर बैलेंस शीट में दिख रहा है लायबिलिटी में सिद्धि लोन अकाउंट, तो उसके लिए उन्होंने नीचे कहा है कि सिद्धि का लोन अकाउंट भी अलग से ड्रॉ करो,
इज दिस क्लियर? हमें इन 4 अकाउंट्स को ड्रॉ करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिद्धि लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, राइट? चलो तो मैं फ्रेश पेज पर आ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ऊपर इन द बुक्स ऑफ मेसर्स रिद्धि एंड सिद्धि एंड आई एम ड्रॉइंग अ रियलाइजेशन अकाउंट। जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा तो ये थोड़ा सा बड़ा बनाना है, हाफ पेज से भी थोड़ा सा ज्यादा, राइट? तो हाफ पेज से 2-3 लाइन एक्स्ट्रा मैंने बड़ा बनाया, राइट? फिर नीचे मैं बना रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर रिद्धि सिद्धि, पर्टिकुलर रिद्धि सिद्धि, 2 पार्टनर्स है तो 2 पार्टनर्स के 2 कॉलम रिद्धि सिद्धि। तो ईच एंड एवरी सम रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, राइट? तो ये फर्स्ट पेज पे मैंने 2 अकाउंट बनाया। मैं आ रहा हूँ सेकंड पेज पर, ऊपर बना रहा हूँ सिद्धि लोन अकाउंट, राइट? एंड नीचे में बना रहा हूँ बैंक अकाउंट। सो सिद्धि लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो इतना फॉर्मेट सबका रेडी होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इमीडिएटली वीडियो को पॉज करो, राइट? फ्रेश पेज पर आ जाओ, जैसे मैंने पहले पेज का फॉर्मेट ड्रॉ किया उस प्रकार से पहले पेज का फॉर्मेट रेडी करो। रियलाइजेशन अकाउंट हाफ पेज से थोड़ा सा बड़ा बनाओ, फिर नीचे जो बचेगा उस जगह में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। सेकंड पेज पे सिद्धि लोन छोटा सा एक 10-12 लाइन्स का, बैंक लोन एक 10-12 लाइन का ड्रॉ करो, राइट? चलो तो इमीडिएटली पॉज द वीडियो। चलो तो सबका फॉर्मेट रेडी हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था वैसे सबने 2 पेजेस का फॉर्मेट रेडी किया होगा। फर्स्ट पेज पर रियलाइजेशन अकाउंट हाफ पेज प्लस 3-4 लाइंस का, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें रिद्धि एंड सिद्धि का कॉलम बनाया, एंड सेकंड पेज पर सिद्धीज लोन अकाउंट उन्होंने पूछा है इसलिए हमने बनाया, एंड बैंक अकाउंट। अगर इसमें से सिद्धि लोन अकाउंट हटाओगे तो जो बाकी के 3 अकाउंट्स है वो कंपल्सरीली आपको ईच एंड एवरी सम में हेंसफोर्थ बनाना है। कम वॉट में आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट आपको हर एक क्वेश्चन में इसके बाद बनाना ही बनाना है, राइट? अगेन एक छोटा सा और एक पॉइंट कि इन्होंने बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा है। जैसे हमने एडमिशन में देखा, रिटायरमेंट में देखा, डेथ में देखा कि दे कैन आस्क यू टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, वैसे यहां पर उन्होंने बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं पूछा है। वो पूछ भी नहीं सकते हैं क्योंकि वंस द फर्म इज डिसॉल्व्ड, डिसोल्यूशन ना, फर्म बंद हो जाएगी, तो फर्म बंद होने पर अब उनकी बैलेंस शीट नहीं रहेगी। Yes or no? So in dissolution there will be no balance sheet prepared, बैलेंस शीट बना ही नहीं सकते। डिसोल्यूशन हो गया, फर्म बंद हो गई, हमने एसेट्स बेच दिए, तो अब बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? लायबिलिटीज पे कर दी, तो बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? सो देयर विल बी नो बैलेंस शीट बिकॉज द फर्म सीजेस टू बी एग्जिस्ट। यस और नो? फर्म का इसके बाद देयर इज नो एग्जिस्टेंस, द बिजनेस विल नॉट एग्जिस्ट आफ्टर व्हाट वी विल डू। हम डिसॉल्व कर रहे हैं फर्म को, हम फर्म को बंद कर रहे हैं, तो जो फर्म बंद है उसकी बैलेंस शीट थोड़ी बनेगी। बैलेंस शीट किसकी बनेगी? जो एग्जिस्टिंग फर्म है जिसके पास कुछ ना कुछ बैलेंस है। तो वंस द फर्म इज डिसॉल्व्ड उसके पास कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा। एसेट्स बेच दिए या फिर पार्टनर ने ले लिए, लायबिलिटी को पे कर दिया, खत्म, अब देयर इज नो बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट हमें नहीं बनाना है इन द फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, डिपेंड की बैलेंस शीट में क्या है वो हम बनाएंगे, एंड एडिशनल अकाउंट वो जो पूछेंगे वो, जैसे कि उन्होंने आज पूछा है आपको सिद्धि लोन अकाउंट, राइट? तो ये सबका फॉर्मेट क्लियर है, क्या क्या ड्रॉ करना है इसके बाद वो भी क्लियर है। तो हम चलते हैं, सम सॉल्व करते हैं, राइट? अगेन वी हैव टू फॉलो सर्टन स्टेप्स, राइट? 9 स्टेप्स फॉलो करनी। कितनी? 9 स्टेप्स। जब भी आप डिसोल्यूशन का सम सॉल्व करोगे तो फॉलो दिस 9 स्टेप्स, आपका सम कभी भी गलत नहीं होगा एंड एंड में आपका सम टैली होगा। टैली होगा मतलब से फॉर एग्जाम्पल जब हम एडमिशन या रिटायरमेंट के सम सॉल्व करते तो हम बैलेंस शीट टैली करते थे, राइट? यहां पर बैलेंस शीट नहीं बन रही है, बट हम बैंक या कैश अकाउंट जो बना रहे हैं वो आपका एंड में टैली होना चाहिए। सो योर कैश और बैंक अकाउंट शुड गेट टैली एट द एंड एज अ रिजल्ट ऑफ डिसोल्यूशन, राइट? सो ऑन डिसोल्यूशन हमें कैश या बैंक अकाउंट को एंड में टैली करना है, राइट? तो वी नीड टू फॉलो 9 स्टेप्स। कितने स्टेप्स? 9 स्टेप्स फॉलो करने हैं, एंड ईच एंड एवरी टाइम फॉलो दिस 9 स्टेप्स ओनली, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो ये 9 स्टेप्स फॉलो करो, आपका सम ऑटोमेटिकली एंड में टैली होगा, दैट इज कैश या बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली होगा, राइट? एंड अगेन व्हेन आई एम सेइंग फॉलो द स्टेप्स, तो स्टेप्स को ही फॉलो करना है, बीच में अपने दिमाग से कुछ नहीं डालना है। तो ये जब सम आप सॉल्व करोगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा इतना ऐसा रखो कि एज पर स्टेप हमें क्या चाहिए, बस क्वेश्चन से वही उठाओ।
तो स्टेप 1 के हिसाब से हमें क्या चाहिए, बस उठाओ लिखो। स्टेप 2 के हिसाब से क्या चाहिए हमें, बस उतना ही करो। स्टेप 3 के हिसाब से क्या चाहिए, उतना ही करो। डोंट गेट कंफ्यूज, अरे उन्होंने ये भी दिया ये कब करें। वो ऑटोमेटिकली स्टेप्स मैंने ऐसे डिजाइन की है कि आप जो 9 स्टेप्स फॉलो करोगे उसमें ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, वो चाहे इस प्रकार हो किसी और प्रकार हो, ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, राइट। अगेन इसमें जो पहली 3 स्टेप्स है वो वही है जो हम एडमिशन रिटायरमेंट डेप्थ में करते थे। तो व्हाट इज आवर स्टेप 1, दैट इज स्टार्ट विद पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस, वही है। फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले 3 स्टेप्स वही है। फिर फोर्थ ऑनवर्ड सारे नई स्टेप्स है, वो क्या है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट आर स्टेप 1 सेज पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस। तो मैं पुराने बैलेंस शीट में जा रहा हूँ, रिद्धि सिद्धि का कैपिटल उठा रहा हूँ एंड फर्स्ट पेज पर उनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 60,000। दिस इज आवर स्टेप 1 एज यूजुअल, राइट। अब चलते हैं स्टेप 2 पर। व्हाट इज स्टेप 2, तो स्टेप 2 वही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन पीएसआर। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पी&एल अकाउंट जो होगा वो उठाओ एंड पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो हमारे पास इस बार है रिजर्व फंड 16,000, तो 16,000 को मुझे रिद्धि एंड सिद्धि के बीच में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो 16,000 को मैं 2:1 में सिद्धि एंड रिद्धि में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो रिजर्व फंड 10,667 मिलेगा सिद्धि को, पॉइंट में आंसर आया 10,666.66, तो मैंने राउंड अप करके 10,667 रिद्धि को दिया एंड 5,333 मैंने सिद्धि को दिया। तो जो 16,000 रिजर्व फंड है मैंने रिद्धि एंड सिद्धि को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया एज पर आर स्टेप 2। तो स्टेप 2 के हिसाब से मैंने वही किया जो हम हमेशा करते थे। अब स्टेप 3 क्या कहता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो हमने कैश या बैंक अकाउंट बनाया है क्या, आंसर इज यस। ईच एंड एवरी सम हेंसफोर्थ हम कैश बैंक कंपलसरी बनाएंगे, वो पूछे या ना पूछे कैश बैंक बनाना है और वही हमें एंड में टैली करना है। तो एज पर स्टेप 3 मैं कैश या फिर ओपनिंग बैलेंस या कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, बैंक अकाउंट है 20,000। वेयर इज माई बैंक अकाउंट, ऑन द सेकंड पेज। तो मैं 20,000 को बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एज यूजुअल। तो ये पहली 3 स्टेप्स, स्टेप 1 कैपिटल उठाया लिखा, स्टेप 2 रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया, स्टेप 3 बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में लिखा। तो देयर इज नथिंग न्यू इन दिस फर्स्ट 3 स्टेप्स, राइट। अब चौथी स्टेप ध्यान से सुनो, स्टेप 4 क्लोज एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ट्रांसफर ऑल अनटच एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या करो, क्लोज एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट and transfer all untouched assets to realization account. तो where is my asset side? तो this is my asset side and this is my realization account. तो as per step 4 मुझे asset side को close करना है, इनके सारे assets उठाने हैं and realization account के debit side में post करने हैं। Why debit side में post करने हैं? Because asset carries debit balance. Simple. तो फिर से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, step 4 में से हमें करना है कि जो मेरी बैलेंस शीट की एसेट साइड है इनमें से सारे एसेट्स उठाने हैं, बट जो अनटच्ड है मतलब जिसको हमने स्टेप 1 2 या 3 में हाथ नहीं लगाया है, ऐसे एसेट्स हम वहां से उठाएंगे, दैट इज पुराने बैलेंस शीट से उठाएंगे एंड रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन स्टेप 4 आपको यही करना है कि क्लोज एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। दिस इज माई बैलेंस शीट इन द क्वेश्चन, इसकी एसेट साइड मुझे दिख रही है सामने, इसको मुझे क्लोज करना है बाय ट्रांसफरिंग ऑल द अनटच्ड एसेट्स टू माय रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। तो मुझे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में सारे अनटच्ड एसेट्स को पोस्ट करना है। तो मैं एक एक करके एसेट्स को पोस्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं डेबिट में फर्स्ट लाइन पर लिखूंगा टू सन्ड्री एसेट्स। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में फर्स्ट लाइन पर क्या लिख रहा हूं मैं, टू सन्ड्री एसेट्स। अब उसके नीचे मैं लिस्ट बनाऊंगा, मेरे पास पहली एसेट बिल्डिंग, तो मैंने उठा के लिख लिया इनर कॉलम में 60,000, बिल्डिंग उठाया लिखा इनर कॉलम में 60,000। सेम वे अगला है मेरे पास फर्नीचर, उसे भी उठाऊंगा इनर कॉलम में 24,000। सेम वे अगला मेरे पास है मशीनरी, मैंने उसे उठाया लिखा 20,000। तो बस मैं क्या कर रहा हूं, पुराने बैलेंस शीट के एसेट्स को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। बिल्डिंग 60,000, फर्नीचर 24,000, मशीनरी 20,000, राइट। फिर उसके बाद मेरे पास है डेटर्स, बट डेटर्स में से देयर इज ऑलरेडी आरडीडी सब्ट्रैक्टेड, तो मैं बिना आरडीडी के डेटर्स को उठा रहा हूं। तो मैं डेटर 17,600 उठा के लिख रहा हूं 17,600। मैंने आरडीडी को इग्नोर किया, डेटर्स की वैल्यू चाहिए। आरडीडी इज अ प्रोविजन, आरडीडी इज नॉट एसेट। हम ऊपर लिख रहे हैं टू सन्ड्री एसेट्स, तो डेटर इज एसेट, आरडीडी इज नॉट एसेट्स। तो फिर इस आरडीडी का करेंगे क्या, तो इस आरडीडी को उठाएंगे ऑन द ऑपोजिट साइड, दैट इज क्रेडिट में पोस्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के बाय आरडीडी 1600। तो ये एसेट्स में माइनस है,
आरडीडी कहां पर है, एसेट साइड में माइनस है, मतलब वो नेगेटिव एसेट है, नेगेटिव एसेट है मतलब उसे ऑपोजिट साइड लिखो। एसेट कैरीज डेबिट बैलेंस, बट ये तो माइनस में है, तो माइनस मतलब वो क्रेडिट में है, एज सिंपल एज दैट। सो सिंपल आपको याद इतना रखना है कि डेटर्स पे अगर आरडीडी है तो डेटर्स की ओरिजिनल वैल्यू आपको सन्ड्री एसेट्स के अंडर रियलाइजेशन के डेबिट में लिखनी है एंड आरडीडी को आपको रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखना है, एज सिंपल एज दैट। बाकी आपको और कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात मैं नहीं बता रहा हूं कि डेटर्स है उसको कॉपी करो, आरडीडी को कॉपी करो, बट ऑन द क्रेडिट साइड, बिकॉज आरडीडी कैरीज क्रेडिट बैलेंस, तो आरडीडी विल गो टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। आरडीडी इज एज अ नेगेटिव बैलेंस ऑन द एसेट साइड, मींस इट कैरीज ऑपोजिट बैलेंस, दैट इट कैरीज अ क्रेडिट बैलेंस। तो डेटर को मैंने 17,600 लिखा एंड आरडीडी को मैंने क्रेडिट में लिखा, राइट। फिर अगला एसेट मेरे पास पुराने बैलेंस शीट में है स्टॉक, तो इसको उठा के मैं लिख रहा हूँ 40,000। फिर अगला एसेट मेरे पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट, तो उसे मैं लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट। फिर अगला एसेट है इंटरेस्ट रिसीवेबल, मैंने लिखा 2000 इंटरेस्ट रिसीवेबल, यस और नो। तो मैंने क्या किया, सारे एसेट्स उठाए, कॉपी किए। लास्ट एसेट्स क्या है मेरे पास, बैंक, बट स्टेप 3 में हम बैंक का जो बैलेंस है वो बैंक अकाउंट में ऑलरेडी लिख चुके हैं, सो इट इज नॉट अनटच्ड। स्टेप 4 क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑल अनटच्ड एसेट्स, जिसको हमने इससे पहले स्टेप 1, 2 या 3 में हाथ नहीं लगाया ऐसे। तो बैंक छोड़ के सारे अनटच थे, बैंक ऑलरेडी हमने बैंक अकाउंट में पोस्ट कर दिया, यस और नो। तो बैंक छोड़ के मैंने सारे एसेट्स उठाए एंड रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखे एज टू सन्ड्री एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स देखो मैंने उठाए, लिखे, एक्सेप्ट बैंक, क्योंकि बैंक मैंने बैंक अकाउंट में लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, इमीडिएटली इन एसेट्स का टोटल आउटर कॉलम में करना है, तो सारे एसेट्स मिला के टोटल आ रही है 1,71,600। सो टोटल ऑफ सन्ड्री एसेट्स मींस टोटल ऑफ ऑल एसेट्स इज 1,71,600। तो एज पर स्टेप 4, फिर से मैं बोल रहा हूं, स्टेप 4 क्या करना है, पुराने बैलेंस शीट के एसेट्स उठाने हैं, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखने हैं। ऐसा कब करना है, हर सम में करना है, ईच एंड एवरी सम, हेंसफोर्थ। ये फर्स्ट सम है, स्टेप 4 जो अभी है, अगले सम में भी स्टेप 4 यही रहेगी, राइट। कि स्टेप 4 क्लोज एसेट्स, तो मैंने एसेट्स को क्लोज किया। व्हाई वी आर क्लोजिंग एसेट्स, बिकॉज हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं। तो बिजनेस बंद करने पर मेरे पास जितनी एसेट्स है मैं उनको उठा रहा हूं एंड रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट कर रहा हूं, सो आई एम क्लोजिंग द एसेट साइड। स्टेप 4 क्या कहता है, क्लोज एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये मेरी पुरानी बैलेंस शीट है, उसके एसेट्स को मैंने उठाया एंड रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखा, एक्सेप्ट बैंक मैंने सारे एसेट्स लिख लिए, डेटर्स की ओरिजिनल वैल्यू लिखी एंड आरडीडी लिखा ऑन द क्रेडिट साइड। तो आई थिंक ये सबको क्लियर होना चाहिए, राइट। स्टेप 4 के बाद अगली स्टेप है स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 क्या कहता है, उल्ट स्टेप 4 में एसेट्स क्लोज करो, स्टेप 5 में क्लोज लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्लोज लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बट ब्रैकेट में क्या कहा है, ट्रांसफर ऑल अनटच लायबिलिटीज टू रिस्पेक्टिव अकाउंट। क्योंकि लायबिलिटीज का कभी कभार हम क्या करते हैं, अलग से अकाउंट बनाते हैं, तो उनके लिए अगर अलग से अकाउंट आपके पास अवेलेबल है तो उनके अकाउंट में पोस्ट करो, नहीं तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट करो, राइट। स्टेप 5 क्या कह रहा है, लायबिलिटी को क्लोज करो। जो पुरानी बैलेंस शीट है उसके लायबिलिटीज में जितनी भी लायबिलिटीज जो अनटच्ड है उनको क्लोज करो एंड उन्हें उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में, अगर उनके लिए कोई अलग से अकाउंट बनाया है तो उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में पोस्ट करो, नहीं तो उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट करो। तो मैं लायबिलिटी साइड में चलता हूं, देखता हूं हमारे पास कौन सी लायबिलिटीज है। तो मेरे पास कैपिटल रिद्धि सिद्धि का जो ऑलरेडी हम कैपिटल अकाउंट में लिख चुके हैं, तो इट इज टच्ड आइटम, सो यहां पर आई एम सेइंग ट्रांसफर ऑल अनटच लायबिलिटी। तो कैपिटल ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, तो फिर से मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। रिजर्व फंड भी मैं स्टेप 2 में दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हो, तो ये भी टच्ड आइटम है, सो इट इज नॉट अनटच्ड आइटम। फिर मेरे पास है सिद्धीज लोन अकाउंट 4000। तो सिद्धि लोन अकाउंट हमने अलग से ड्रॉ किया है, यस और नो। सेकंड पेज पर मैंने सिद्धि लोन अकाउंट ड्रॉ किया है, फर्स्ट सिद्धि लोन अकाउंट। तो सिद्धि लोन अकाउंट का बैलेंस मुझे सिद्धि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सिद्धि लोन इज लायबिलिटी, लायबिलिटी कैरी क्रेडिट बैलेंस, तो मैं सिद्धि लोन का बैलेंस उठा के सिद्धि लोन के क्रेडिट में लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000। तो एज पर स्टेप 4 लायबिलिटी में जो अनटच लायबिलिटीज है उनको उनके अकाउंट में ट्रांसफर करो। अगर उनके लिए कोई स्पेसिफिक अकाउंट नहीं है तो फिर रियलाइजेशन के क्रेडिट में पोस्ट करो। तो लायबिलिटी में सिद्धि लोन इज अनटच, क्योंकि स्टेप 1, 2 या 3 में हमने सिद्धि लोन को हाथ नहीं लगाया था, एंड सिद्धि लोन के लिए हमने अलग से लेजर अकाउंट ड्रॉ किया है, तो मैं सिद्धि लोन का बैलेंस सिद्धि लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं, राइट। वैसे ही अगला लायबिलिटी मेरे पास है क्रेडिटर। क्रेडिटर भी अनटच्ड है,
यस और नो। पहले 3 स्टेप में हमने क्रेडिटर्स को कहीं पर भी पोस्ट नहीं किया था, बट क्रेडिटर्स के लिए हमने कहीं पर कोई नया अकाउंट बनाया है क्या क्रेडिटर्स अकाउंट करके? आंसर इज नो। तो जिसके लिए कोई रिस्पेक्टिव अकाउंट नहीं है उसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट करना है। स्टेप 5 क्या कहता है? ट्रांसफर ऑल अनटच लायबिलिटी टू रिस्पेक्टिव अकाउंट। उनका रिस्पेक्टिव अकाउंट आपने बनाया है तो उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करो, नहीं तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट करो। तो क्रेडिटर्स के लिए हमने कोई अकाउंट सेपरेट बनाया है क्या? आंसर इज नो। तो मैं क्रेडिटर्स को उठाऊंगा एंड मैं आऊंगा ऑन द फर्स्ट पेज दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट में एंड क्रेडिटर्स का बैलेंस रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखूंगा एज बाय क्रेडिटर्स 30,000। इज दिस क्लियर? यहां पर लायबिलिटी साइड के सारे आइटम कंप्लीट हुए, मींस वी आर डन विथ आवर स्टेप नंबर 5। तो स्टेप 5 क्या कहता है? क्लोज लायबिलिटी साइड, राइट? देखो लॉजिकल सीक्वेंस, पहला दूसरा तीसरा तो हम बहुत बार कर चुके हैं, वही है, नथिंग न्यू। चौथा क्लोज एसेट, पांचवा क्लोज लायबिलिटी। तो यहां पर एसेट्स लायबिलिटी क्लोज हुआ चौथे एंड पांचवें स्टेप में, मतलब हमारा बैलेंस शीट बंद हो गया। अब देयर इज नो आइटम रिमेनिंग इन द बैलेंस शीट। डिसोल्यूशन का पहला स्टेप है बैलेंस शीट को क्लोज करो, बाय एसेट्स को ट्रांसफर करो, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करो, यस और नो। तो मैंने स्टेप 4 में एसेट्स को क्लोज किया एंड स्टेप 5 में लायबिलिटी को क्लोज किया। अब अगला स्टेप, स्टेप नंबर 6। तो स्टेप 6 कहता है अकाउंटिंग फॉर एसेट्स रियलाइज्ड एज पर एडजस्टमेंट गिव डबल इफेक्ट ऑल्सो। तो यहां पर यू हैव टू बी लिटिल बिट डायनामिक। अब अगेन हमने इससे पहले के जितने भी सम्स किए थे हम क्या करते थे? स्टेप 4 में 1 2 3 4 5 एडजस्टमेंट सिक्वेंशियली सॉल्व करते थे। पहली एडजस्टमेंट, दूसरी एडजस्टमेंट, तीसरी एडजस्टमेंट, चौथी एडजस्टमेंट, पांचवी एडजस्टमेंट, जितनी एडजस्टमेंट है 1 2 3 4 5 फाइनल अकाउंट्स हो या फिर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ हो या एनपीसी के सम्स हो, हम एडजस्टमेंट को सिक्वेंशियली सॉल्व करते थे। बट इस सम में ऐसा नहीं करना है। इस सम में एज पर स्टेप 6 जितने एडजस्टमेंट हमारे काम के हैं उन सब को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो अगेन एज आई सेड, यहां पर हमें क्वेश्चन से क्या चाहिए वो क्वेश्चन से हम उठाएंगे। इज इट क्लियर? तो आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए, अगर नहीं है तो इमीडिएटली क्वेश्चन निकालो। एडजस्टमेंट हमें पढ़ना है। अब अगेन 1 2 3 4 5 6 ऐसा हम सीक्वेंस एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए फॉलो नहीं करेंगे, हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे टिल 9 स्टेप, राइट? ऑटोमेटिकली सारी एडजस्टमेंट स्टेप्स में कवर हो जाएगी। सो यू डोंट हैव टू लुक एट द एडजस्टमेंट एट द मोमेंट, हमें स्टेप 6 के हिसाब से जो चाहिए एडजस्टमेंट से वही चुनेंगे। तो स्टेप 6 क्या कहता है? अकाउंटिंग फॉर एसेट्स रियलाइज्ड। एडजस्टमेंट में आपको ये हमेशा बताया जाएगा कि आपने कौन से एसेट्स बेचे और पैसे कमाए। अकाउंटिंग फॉर एसेट्स रियलाइज्ड, अकाउंटिंग फॉर एसेट्स रियलाइज मतलब देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस बंद कर रही है, तो बंद करने पर वो क्या करेंगे? जो एसेट उनके काम के नहीं है या वो नहीं रखना चाहते या पार्टनर नहीं लेना चाहता है, उसे वो मार्केट में बेच देंगे और उसके बदले में पैसा लेके आएंगे, राइट? तो वही हमारा स्टेप 6 है कि आप फर्म बंद कर रहे हो, ठीक है, एसेट साइड क्लोज करो। स्टेप 4 में एसेट साइड बंद किया। लायबिलिटी साइड बंद करो, स्टेप 5 में लायबिलिटी साइड बंद किया। अब क्या? अब एसेट्स बेचो, पैसा लाओ, यस और नो। तो स्टेप 6 इज अकाउंटिंग फॉर एसेट्स रियलाइज, एसेट्स बेचो, पैसा लाओ, स्टेप 6। तो स्टेप 7 क्या होगा? लॉजिकल है, जो पैसा है वो लायबिलिटीज को पे करो। गेटिंग इट? तो दिस आर द लॉजिकल स्टेप्स वी हैव टू फॉलो कि स्टेप 6 एसेट्स बेचो, पैसा लाओ, फिर जो आया हुआ पैसा है स्टेप 7 पैसा बांटो, यस और नो। सो दिस आर हाउ दिस स्टेप्स आर डिजाइन्ड, राइट? कि पहले बैलेंस शीट बंद किया, एसेट्स क्लोज किया, लायबिलिटी क्लोज किया। अब स्टेप 6 कहता है एसेट्स को बेचो। आप फर्म बंद कर रहे हो तो एसेट्स को बेचो, तो एसेट्स को अपने मन से नहीं बेचना है, तो फिर कैसे बेचना है? एज पर दी एडजस्टमेंट्स जो उन्होंने जो कहा है उस हिसाब से आपको एसेट्स को बेचना है। तो उन्होंने आपको एडजस्टमेंट 1, अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो एडजस्टमेंट 1 देखो, वो कह रहे हैं एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। एसेट्स को हमने बेचा। कौन से एसेट्स को बेचा? मशीनरी को 22,000 में बेचा, बिल्डिंग को 28,000 में बेचा, स्टॉक को 38,000 में बेचा एंड डेटर्स को 15,000 में बेचा। सो दिस आर द एसेट्स रियलाइज एज पर एडजस्टमेंट 1। बट यू हैव टू स्कैन ऑल द एडजस्टमेंट एंड चेक कि और कोई एसेट्स बेचने के बारे में या और कोई इंफॉर्मेशन दी है कि अबाउट एसेट्स, आई एम इंटरेस्टेड अबाउट एसेट्स, एसेट्स रियलाइज, एसेट्स सोल्ड, राइट? तो उन्होंने एडजस्टमेंट 5 में भी एक कहा है इंटरेस्ट रिसीवेबल। बैलेंस शीट देखो, इंटरेस्ट रिसीवेबल इज आवर एसेट, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। ठीक है, पैसा नहीं आया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। जैसे कि मशीनरी बेच के पैसा आया, बिल्डिंग बेच के पैसा आया, स्टॉक बेच के पैसा आया, डेटर बेच के पैसा आया, इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल, ये जो इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट आना था, इंटरेस्ट रिसीवेबल था, वो आपको नहीं मिल सका, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल नहीं मिला। बट ये एडजस्टमेंट है इसलिए मैं कंसिडर कर रहा हूं, अकाउंटिंग इसका कुछ नहीं करना है।
राइट। तो लेट्स सी कि करना क्या है। तो स्टेप 6 क्या कहता है, अकाउंटिंग फॉर एसेट्स रियलाइज। तो अकाउंटिंग फॉर एसेट्स रियलाइज मींस आई नीड टू सेल द एसेट्स एंड उसके बदले में मुझे पैसा लाना पड़ेगा। अब माय क्वेश्चन इज कि इसका अकाउंटिंग कैसे होगा। तो एज पर द स्टेप हमें इसका डबल इफेक्ट देना है। कितना डबल इफेक्ट देना है, तो आई हैव टू गिव डबल इफेक्ट ईच बार। तो स्टेप 6 ऑनवर्ड ये भी याद रखो, स्टेप 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। पहले 4 स्टेप्स में जितना भी हमने किया वो एक ही बार किया, बट स्टेप 6 ऑनवर्ड पहले 5 स्टेप्स में हमने सबको एक ही इफेक्ट दिया, बट स्टेप 6 ऑनवर्ड जो कुछ भी करोगे सबका डबल इफेक्ट देना है। मतलब स्टेप 6 में जो करोगे डबल इफेक्ट, स्टेप 7 में जो करोगे डबल इफेक्ट, 8 में डबल इफेक्ट, 9 में डबल इफेक्ट। सो डबल इफेक्ट का कंसेप्ट याद रखो। स्टेप 6 ऑनवर्ड एवरीथिंग इज डबल इफेक्ट, राइट। तो स्टेप 5 तक एवरीथिंग वाज सिंगल इफेक्ट, स्टेप 6 ऑनवर्ड एवरीथिंग इज डबल इफेक्ट। अब डबल इफेक्ट देने के लिए मैं एसेट्स बेच रहा हूं। अभी जब हमने बैलेंस शीट क्लोज की थी, एसेट साइड क्लोज की थी एज पर स्टेप 4, तो मैंने सारे एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में लिखे थे, राइट। अब इन्हीं एसेट्स में से कुछ एसेट्स मैं बेच रहा हूं, तो बेचने की एंट्री विल बी ऑन द रियलाइजेशन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब मैंने एसेट्स क्लोज किए तो सारे एसेट्स मैंने रियलाइजेशन के डेबिट में लिखे। अब इन एसेट्स को बेचने की एंट्री मुझे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। बट जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा तो मैं एंट्री लिखूंगा अंडर बाय बैंक अकाउंट। मैं क्यों लिख रहा हूं बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि मैं एसेट्स बेच के पैसा ला रहा हूं जो पैसा बैंक में जमा होगा। अब इस बाय बैंक अकाउंट के नीचे मैं एंट्रीज करूंगा कि मैंने कौन से एसेट्स बेचे। तो एज पर एडजस्टमेंट 1 मैंने मशीनरी बेचा, तो मैं लिख रहा हूं मशीनरी 22,000, बिल्डिंग 28,000, स्टॉक 38,000, डेटर्स 15,000। तो एज पर एडजस्टमेंट 1 जो 4 एसेट्स उन्होंने बताई थे वो चारों एसेट्स मैंने कॉपी की, अमाउंट इनर कॉलम में लिखी, राइट। एज पर एडजस्टमेंट 5 वो कह रहे हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल मेरा एसेट्स था, एसेट्स में देखो लास्ट जब मैंने एसेट साइड क्लोज किया था तो इंटरेस्ट रिसीवेबल 2000 है, इंटरेस्ट का 2000 आना बाकी था। बट एज पर एडजस्टमेंट 5 ये पैसा मैं रिकवर नहीं कर सकता हूं, तो उसके लिए मुझे पैसे मिले क्या? आंसर इज नो। अगर वो बोलते कि इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड रिकवर ओनली 1000 रुपीज, कि इंटरेस्ट रिसीवेबल 2000 है बट हमें 1000 रुपए मिले, तो मैं यहां पर बैंक के नीचे क्रेडिट साइड में एंट्री करता इंटरेस्ट रिसीवेबल 1000 कि मिल गया 1000। बट वो बोल रहे पैसे नहीं मिला, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, ये 4 एसेट्स बेचे, उनसे पैसा आया, उनके टोटल करो टूवर्ड्स द आउटर कॉलम एज 1,03,000। इज इट क्लियर? तो एज पर एडजस्टमेंट 1 मैंने एसेट्स बेची, उनकी टोटल बाहर ली। एज पर एडजस्टमेंट 5 इंटरेस्ट रिसीवेबल से कुछ नहीं मिला, तो कुछ नहीं मिला तो नो अकाउंटिंग। इज दिस क्लियर? इमीडिएटली एज आई सेड कि आपने सामने आपका टेक्स्ट बुक ओपन किया है, आपको इमीडिएटली एडजस्टमेंट 1 एंड एडजस्टमेंट 5 को टिक मार्क करना है। टिक मार्क करना है मतलब एडजस्टमेंट 1 एंड 5 हमने सॉल्व की, तो बाद में इनको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं। वी सॉल्व इट, तो 1 हो गया, 5 हो गया, फिर से इनकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। तो एज पर स्टेप 6 मैंने एसेट्स बेचे, यस और नो, उनसे पैसे आए 1,03,000। एडजस्टमेंट 1 के हिसाब से मैंने एसेट्स बेचे, राइट। एडजस्टमेंट 5 के हिसाब से भी एसेट्स बेचना चाहिए था, बट एडजस्टमेंट 5 में पैसे की एंट्री नहीं है, तो 1 एंड 5 हो गया, इसलिए मैंने आपको कहा 1 एंड 5 को टिक मार्क करो, राइट। बट अभी भी हमारा स्टेप 6 कंप्लीट नहीं हुआ। स्टेप 6 क्या कहता है? गिव डबल इफेक्ट। तो बाय बैंक का मुझे क्या करना पड़ेगा? सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। तो सेकंड इफेक्ट में आ रहा हूं सेकंड पेज पर, दैट इज बैंक अकाउंट में जो 1,03,000 रुपए मुझे एसेट्स बेच के मिलेंगे वो बैंक अकाउंट में जमा होंगे, यस और नो। एसेट्स बेचने का पहला इफेक्ट मैंने दिया रियलाइजेशन के क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एसेट्स जा रहे हैं और उनके बदले में पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है। डबल इफेक्ट, एसेट्स बेचा, पैसा आया, एसेट्स गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, एंड जो पैसा आ रहा है वो बैंक अकाउंट में जमा कर लो। ईच एंड एवरी टाइम स्टेप 6 यही होगा और यही डबल इफेक्ट होगा, नथिंग एल्स। कि एसेट्स बेचे, रियलाइजेशन क्रेडिट, पैसा आया, बैंक डेबिट। तो जो 1,03,000 एसेट्स बेच के पैसा आया मैं उसे उठा रहा हूं, बैंक के डेबिट में लिख रहा हूं टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,03,000 कि एसेट्स बेचे, पैसे लाए। यहां पर मेरी स्टेप 6 कंप्लीट हुई। कौन सी स्टेप कंप्लीट हुई? स्टेप 6 कंप्लीट हुई। स्टेप 6 क्या कहता है? अकाउंटिंग फॉर एसेट्स रियलाइज्ड। तो एसेट्स रियलाइज का अकाउंटिंग किया एज पर एडजस्टमेंट 1 एंड 5, गिव डबल इफेक्ट। तो एसेट्स बेचने का पहला इफेक्ट रियलाइजेशन के क्रेडिट में, यस और नो, एंड सेकंड इफेक्ट बैंक के डेबिट में। इज दिस क्लियर? तो कितनी स्टेप्स हुई हमारे? स्टेप 6 तक कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 7, 8 एंड 9 बचता है, बट वो हम सॉल्व करेंगे इन टुमारोज लेक्चर। तब तक फिर से ये रिवाइज करो, रिपीट करो रिपीटेडली। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम अभी कर रहे हैं वही मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन में हेंसफोर्थ करने वाला हूं।
yes or no, and there will be lot of homework from this chapter because maximum of adjustments are repeated adjustments, so there will be certain homework, तो प्रैक्टिस के लिए भी आपको करना है. इज दिस क्लियर? तो आज का आपका होमवर्क है इज टू रिवाइज दिस सम वंस अगेन टिल स्टेप 6. अभी स्टेप 7, 8 एंड 9 बाकी है. उनको करने के लिए या आराम से समझने के लिए मुझे और एक लेक्चर की जरूरत पड़ेगी. इज दिस क्लियर? तो फिर आज के लिए यही रुकते हैं. वी आर डन टिल स्टेप 6. स्टेप 6 का हमने डबल इफेक्ट दे दिया, राइट? तो 5 हमने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा, फॉर्मेट बनाया एंड स्टेप 1 से लेके स्टेप 6 तक सॉल्व किया. अभी भी स्टेप 7, 8 एंड 9 बाकी है, वो करेंगे इन टुमारोज लेक्चर. इज इट क्लियर? चलो तो फिर आज के लिए इतना ही. हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो एंड कीप ऑन रिवाइजिंग. बाय.